हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ताज इंस्टीट्यूट। आज है मेरा नया सफर है। मेरा नहीं, हमारा नया सफर है, क्योंकि हमारी पहली यूट्यूब क्लास है। इससे पहले मैं एक स्कूल में पढ़ाता था एंड 1 मंथ बैक आई लेफ्ट द स्कूल ड्यू टू सम रीजन। कभी बाद में बताऊंगा, काफी लंबी कहानी है। तो अपने सफर की शुरुआत कर लेते हैं क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। तो आइए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के लिए जो जरूरी बातें हैं, जो अब तक आपने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में सीख ली होंगी, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो इस चैप्टर के लिए जरूरी बातें हमारे पास होंगी मैग्नेट। मैग्नेट मैग्नेट आपको पता है मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन और आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो। ये क्या करता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इसकी, अट्रैक्ट। आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट आयरन लाइक सब्सटेंसेस। ये बातें आपको याद होंगी। आपने जब मैग्नेट पढ़ा होगा तो मैग्नेट की ढेर सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी। वहीं पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं। एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स। जिन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल्स। एक हमारे पास होता है नॉर्थ पोल और दूसरा हमारे पास होता है साउथ पोल, और दूसरा हमारे पास साउथ पोल। वहीं पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा है? याद आ रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के तरफ, चारों तरफ का वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, तो ये जो मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अगर मान लो इस एरिया में कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है मैग्नेट, या फिर रिपेल कर देती है, दूर रिपेल कर देती है, तो इस एरिया को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। वहीं पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा इमेजिनरी कर्व है, ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ आपने वहां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात की होंगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी? जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे जाके टर्मिनेट हो रही होंगी। तो नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से टर्मिनेट हो रही होंगी। नॉर्थ से निकल के साउथ पे टर्मिनेट। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो इस टेंजेंट से हमें मिलती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस टेंजेंट से हमें क्या मिलेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक टॉपिक, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सोलेनॉइड क्या होता है? किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल को, किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल को हम एक सोलेनॉइड कहते हैं। और अगर अगर इसी सोलेनॉइड को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा कि एक करंट कैरिंग वायर ऑलवेज बिहेव्स एज ए मैग्नेट। यहाँ पे मैंने क्या किया, सोलेनोइड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जब हम किसी भी सोलेनोइड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बिहेव करता है? एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। याद आ रहा होगा आपको? तो एक चीज आपको ये अच्छे से याद है कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास हो, बिहेव्स एज मैग्नेट। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, इसलिए रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि इन चीजों की कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपको याद हो, तो जैसे मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज ए करंट कैरिंग वायर, दिस इज ए करंट कैरिंग वायर। तो आपको याद होगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके लिए डायरेक्शन का हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, कुछ इस तरीके से। थंब को अगर हम रखें करंट की डायरेक्शन में, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ऐसे, कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हमारे पास कोई भी सोलेनोइड हो, वो भी अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिपेंड करता है करंट पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर मैं किसी भी सोलेनोइड के लिए बात करूं, किसी सोलेनोइड की बात करूं, तो सोलेनोइड में कॉइल होती है। कॉइल का मतलब वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अगर किसी सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अगर ये सारी बातें आपको याद है तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं। तो आइए कर लेते हैं शुरुआत अपने इस चैप्टर की विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है? आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि किसी भी एरिया से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एग्जैक्टली सेम है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से पास होने वाली नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पे मेरे पास है एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये मेरे पास है एक बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। इस बार मैग्नेट से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ढेर सारी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो किसी भी एरिया से, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक एरिया ड्रॉ किया, किसी भी एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होंगी, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स 3 हो जाएगा। अगर हम एक हायर स्ट्रेंथ वाली मैग्नेट को ले लें, हायर स्ट्रेंथ वाली मैग्नेट को ले लें। हायर स्ट्रेंथ का क्या मतलब होगा? हायर स्ट्रेंथ का मतलब ये होगा कि इस मैग्नेट से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, इस मैग्नेट से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। तो अब इस एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर इस केस में बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी, 1 2 3 4, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस पर। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ना बढ़ा के, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को ना बढ़ा के, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को ना बढ़ा के मैं अगर एरिया को इंक्रीज कर दूं, मैं अगर एरिया को इंक्रीज कर दूं, मैंने एरिया इस बार ज्यादा बड़ा ले लिया, तो देखिए इस बार मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी इस एरिया से। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी हमारे पास, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा 5। इस बात से ये समझ आता है हमें कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमारे पास होगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस number of magnetic field lines passing normally यानी कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली जो पास कर रही होंगी, passing normally through a particular area, passing normally through a particular area। इसके लिए हमारे पास सिंबल हो जाता है 5b। सिंबल है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए 5b। अच्छा देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर है। तो नंबर होने का क्या मतलब हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये कोई भी हमारे पास नंबर है और नंबर्स आर स्केलर, तो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर इन तीनों केसेस को आप समझ पाए हो तो आपको यहाँ पे एक बात समझ आ रही होगी कि दिस मैग्नेटिक फ्लक्स phi डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। आप एक और बात अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डिपेंड्स ऑन एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन एक मिनट वेट, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास होंगी, उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। लेकिन ये सभी फील्ड लाइंस तो नॉर्मली पास नहीं हो रही हैं। तो नॉर्मली पास नहीं हो रही है, इस चीज को हम समझेंगे यहां से, कौन सी लाइंस नॉर्मली पास होंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ की, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। ये मैंने ले लिया एक एरिया ए, एक एरिया ए एरिया। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर कैसे होगा हमारे पास, एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो अगर मेरे पास ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अभी यहां से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट मेरे पास ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल। मैं ऐसा कह देता हूं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पासिंग बाय मेकिंग थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल वेक्टर हमारे पास हो जाएगा b cos थीटा एंड वर्टिकल वेक्टर हमारे पास होगा b sin थीटा। तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है b cos थीटा, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, यानी कि b cos थीटा पे डिपेंड करता है। दो चीजों पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, एक तो एरिया पे और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर यहां से तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड कर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने देखा एक तो एरिया, एरिया जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर यहां से मैं इन दोनों बातों को मिक्स कर दूं
तो मेरे पास आ जाएगा phi b is directly proportional to phi b is directly proportional to ab cos theta. ab cos theta, ab cos theta क्या होगा, आपने पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या फिर डॉट प्रोडक्ट a डॉट b हमारे पास किसके इक्वल होता था, ab cos theta. ab cos theta ये भी वही लिखा हुआ है. तो मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इज इक्वल्स टू b डॉट a. अब b डॉट a कहो या a डॉट b कहो, बात तो एक ही है. स्केलर प्रोडक्ट में आप वेक्टर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a. a डॉट b डॉट a के इक्वल होगा. अब देखिए, तो यहां से हमारे पास phi b किसके इक्वल है, b डॉट a के इक्वल है. मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द सरफेस. अगर यहां से हमें यूनिट लिखनी हो, यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की देखिए यूनिट क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जानते हो टेस्ला, एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं वीबर. दिस टेस्ला मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड वीबर. तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, वीबर यूनिट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की. यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन और एराइज हो जाती है, एक डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स की और एराइज हो जाती है. क्या डेफिनेशन होगी, देखिए मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, मैथमेटिकली हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सरफेस. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of magnetic field, product of magnitude of magnetic field and area of surface. जिस सरफेस से पास कर रहा है उसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स. आई थिंक आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ आया होगा, आप अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखिए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा. अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि ये मेरे पास है एक मैग्नेट, ये मेरे पास है एक मैग्नेट, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, और इस मैग्नेट के पास मैंने रखी हुई है एक कॉइल, अब मैं इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ v वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दूं. तो देखिए यहाँ इससे क्या हो रहा है, इससे निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेट से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाऊंगा, जैसे जैसे आगे की तरफ खिसका रहा हूं, जैसे जैसे कॉइल के नजदीक लेके आ रहा हूं, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल, इस कॉइल से पास होने वाली लाइंस बढ़ने लगेंगी, लाइंस इंक्रीज होंगी, यानी कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल इंक्रीजेस, और जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि पहले कोई भी लाइन पास नहीं कर रही होगी. अभी धीरे धीरे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है. और मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी बढ़ेगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तब इस कॉइल में सेटअप हो जाएगा एक ईएमएफ और साथ में एक करंट, जिस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ कॉइल को मूव कर रहे हैं, तो
देखिए सॉरी मैग्नेट को मूव करें, तो अगर मैं कॉइल को मूव करूं मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से दूर, तब भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम ज्यादा होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी कॉइल में एक ईएमएफ और एक करंट सेटअप हो जाएगा। इस ईएमएफ और करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। अब इनको हम इंड्यूस्ड क्यों कह रहे हैं? इंड्यूस्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं भी टचिंग नहीं हो रही है। देखिए मैग्नेट ने कभी भी कॉइल को टच नहीं किया, बिना छुए बिना टच किए करंट पैदा हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया, तो इसीलिए हम इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो देखिए मोशन होना जरूरी है। मोशन क्या? रिलेटिव मोशन। तो यहां से एक चीज हमें समझ आती है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा, इसके बीच रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो इस रिलेटिव मोशन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटिव मोशन से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कॉइल में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ पे कॉइल में एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता होगी, आपको एक चीज पता होगी कि करंट हमेशा ही क्लोज्ड पाथ पे ट्रेवल करता है। तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा, करंट तब इंड्यूस होगा जब यहाँ पे हमने कोई भी अप्लायंस कनेक्ट किया होगा, कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा होगा, क्लोज्ड पाथ तब बन जाएगा। समझने के लिए ऐसे समझिए कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? इनवर्ड डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड है। और मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टिंग रॉड को लेके आ रहा हूं, कंडक्टिंग रॉड को। तो जब हम इस कंडक्टिंग रॉड को इधर लाएंगे तो इस कंडक्टिंग रॉड से पास होने वाली फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कंडक्टिंग रॉड में एक ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये कॉइल कोई भी क्लोज्ड पाथ फॉर्म नहीं करती है। करंट को ट्रेवल करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा क्लोज्ड पाथ की जरूरत है। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। अगर ये बातें आपको समझ आई हैं तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सामने आया तो यहाँ पे आए एक कॉन्सेप्ट फेराडे, और फेराडे ने इसके ऊपर किए हैं वेरियस एक्सपेरिमेंट। उन एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने दो लॉज भी बताए, फिर हम उन लॉज को समझेंगे। तो देखिए समझते हैं इन एक्सपेरिमेंट को। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि अगर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ली एक मैग्नेट और मैग्नेट के पास इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड कॉइल को रखा, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड कॉइल को। तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। अब ये जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने मैग्नेट को धीरे धीरे कॉइल की तरफ मूव किया, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं। तो देखिए अभी तो कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो इस कॉइल से पास नहीं हो रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम मैग्नेट को पास लाएंगे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इस कॉइल से पास होना शुरू कर देंगी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मींस दैट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और एक करंट इंड्यूस होता है। तो इन्हें भी वैसा ही मिला, इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। हम ऐसा मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ टूवर्ड्स राइट, ऐसा मान लेते हैं। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो कैसी होगी, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। अभी बस ये है कि करंट इंड्यूस हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में इन्होंने क्या देखा, डिफ्लेक्शन देखा। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया फिर इन्होंने, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सेम कॉइल को और सेम मैग्नेट को, सेम कॉइल और सेम मैग्नेट मतलब गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड कॉइल, सेम मैग्नेट को। अब ये मैग्नेट कॉइल से दूर लेके गए, कॉइल से दूर लेके गए। अब देखिए जब कॉइल से दूर लेके जाएंगे इस मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होने लगेंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक करंट सेटअप हो जाएगा। इस बार भी इन्हें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इस बार गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हो गई अपोजिट, डायरेक्शन हो गई अपोजिट। मान लीजिए लेफ्ट डायरेक्शन में इस बार गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और भी किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मैग्नेट को रखा स्टेशनरी, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा अपनी जगह पे और कॉइल को मूव कराया, कॉइल को मूव कराया। देखिए अगर ये कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव कर रही हो, मैग्नेट कैसी है, मैग्नेट हमारे पास है स्टेशनरी, स्टेशनरी, कॉइल मूव कर रही है, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, तब भी तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ भी एक इन्हें इंड्यूस्ड करंट देखने को मिला। आइए और देखते हैं और क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड कॉइल ली, वही सेम गैल्वेनोमीटर का काम जानते हो आप लोग। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना। तो अब इन्होंने एक मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव कराया। ये कॉइल पहले तो मैग्नेट की तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी भी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, एक करंट सेटअप हो गया। लेकिन ये जैसे ही इस मैग्नेट को कॉइल के पास ले आए, कॉइल के पास ले आए, तो इन्होंने इसको यहाँ पे लाके रोक दिया, यहाँ पे लाके रोक दिया, मोशन बंद हो गया। मोशन बंद हो गया तो अब तो फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी ना कॉइल से। अब तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बंद हुआ तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन देखने को मिला। गैल्वेनोमीटर में इसके बाद कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कब, जब यहाँ पे लाके मैग्नेट को रोक दिया गया, तब यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इस बात से हम एक चीज कह सकते हैं कि करंट सिर्फ तब तक इंड्यूस हो रहा है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद तो करंट का इंडक्शन भी बंद हो गया। आइए और देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड कॉइल है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड कॉइल। दिस इज ए मैग्नेट, एक मैग्नेट। इस बार इस मैग्नेट को तेजी से मूव करवाया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया। और जब स्पीड इंक्रीज हुई तो स्पीड इंक्रीज, तेजी से मैग्नेट मूव कर रही है इधर उधर, पहले धीरे धीरे क्या रहा है, तेजी से मैग्नेट को मूव करवा रहा है, तेजी से।
तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिला, गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेट करंट है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई जब तेजी से मैग्नेट मूव करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा तेजी से चेंज होगा, ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो करंट भी ज्यादा बन रहा है, करंट, इसीलिए गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई भी मैग्नेट है जो, और इसके पास एक कॉइल, इसके पास है एक कॉइल, इसके पास ये एक कॉइल है, कॉइल गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड कॉइल है। दोनों ही मैग्नेट और कॉइल 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन। तो क्या बताइए कोई करंट इंड्यूस होगा? सोचिए जरा। देखिए कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के लिए दोनों रेस्ट में है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, दोनों में कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो सिर्फ मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से किसी एक की स्पीड ज्यादा और किसी एक की स्पीड कम रही होती तो जरूर एक करंट इंड्यूस होता, एक ईएमएफ सेटअप हो जाता। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। इन्हीं सारी बातों के बेसिस पे फैराडे ने दिए हैं अपने 2 लॉज। अब ये 2 लॉज क्या हैं वो समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एन ईएमएफ एज वेल एज ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। एक कॉइल में हमेशा एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ और करंट सिर्फ तब तक इंड्यूस होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे, जब तक कि मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस। वंस द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप्स, द इंड्यूस्ड करंट विल आल्सो बी स्टॉप्ड। देखिए जैसे हमने पीछे देखा था ना कि यहाँ पे जब मैग्नेट को लाके स्टेशनरी कर दिया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। इसका मतलब करंट सिर्फ तब तक इंड्यूस होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। देखिए पढ़ के देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट whenever there is a change in magnetic flux linked with each turn of coil, an EMF as well as a current is induced in it, which lasts only so long as change in magnetic flux takes place. तब तक करंट इंड्यूस होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहे। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद, करंट का इंडक्शन भी बंद हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू, दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना तेजी से मैग्नेट मूव करवाएंगे, जितना तेजी से मैग्नेट मूव करवाएंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितना तेजी से मैग्नेट मूव करेगी उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो यहां से हमारे पास जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे आपके पास आ जाएगा एक कांस्टेंट के। जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमेशा ही एक कांस्टेंट आता है, शायद आपको पता होगा। तो यहाँ इस कांस्टेंट की वैल्यू है, के की वैल्यू है 1, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल। ईएमएफ किसके इक्वल? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो हमारे पास क्या रहा? ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो n टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, n टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
हर एक टर्न में जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो रहा होगा, हर एक टर्न में कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लो पहले टर्न में ई, दूसरे टर्न में ई, तीसरे टर्न में ई, चौथे टर्न में ई, तो टोटल टर्न कितने हैं? एन टर्न। तो हम क्या करेंगे, इसको एन टाइम्स ऐड करेंगे, एन टाइम्स ऐड करेंगे। किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल एन ई के, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए सिंगल टर्न। यहाँ पे इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये तो हमारे पास हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला। करंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो अगर अगर कॉइल का रेसिस्टेंस है आर, अगर कॉइल का रेसिस्टेंस है आर, तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से I क्या हो जाएगा भाई? I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। क्या हुई करंट की वैल्यू? I इज इक्वल्स टू, देखिए, EMF E डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई R। EMF क्या इंड्यूस हो रहा था? देखिए करंट क्या होगा, EMF क्या इंड्यूस हो रहा था आपके पास? EMF इंड्यूस्ड इज एन डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अपॉन हमारे पास होगा करंट, सॉरी रेसिस्टेंस आर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इंड्यूस्ड। आई होप ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आपको फैराडेज लॉ अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जरूर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आज की इस क्लास को खत्म करते हैं हम यहीं पे। थैंक यू सो मच।